तो हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में थे, राइट? और मैंने तुम्हें बताया था कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो √a² + b² - 2ab cos थीटा होता है। और डायरेक्शन के लिए अगर tan अल्फा निकालोगे तो वो आएगा b sin थीटा अपॉन a - b cos थीटा। लेकिन यहाँ पे जो अल्फा होगा वो a वेक्टर से टुवर्ड्स -b वेक्टर होगा। और अगर tan बीटा निकालोगे तो बनेगा a sin थीटा अपॉन b - a cos थीटा। और यहाँ पे जो बीटा होगा वो फ्रॉम -b वेक्टर टुवर्ड्स a वेक्टर होगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा ना? सब्ट्रैक्शन में ये बताओ बेटा, जो है एग्जाम्पल भी हमने किए थे कुछ, याद है ना? √a² + b² - 2ab cos थीटा, tan अल्फा, tan बीटा। लेकिन अल्फा जो एंगल था वो a वेक्टर से टुवर्ड्स -b वेक्टर था, और जो बीटा एंगल था वो -b वेक्टर से टुवर्ड्स a वेक्टर था। ये कह लो जो है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, वो देखो क्या है। पहला, अगर मान लो वही a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, और इसको मान लो मैं लेट a कह देता हूं, तो अब जो s वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है या a - b का मैग्नीट्यूड कुछ भी कह लो, या जिसको मैं s कह देता हूं, वो आपके ना 2a sin θ/2 हो जाता है। ये ध्यान रखना। वो पिछली बार 2a cos θ/2 हुआ था और अब 2a sin θ/2 हो जाता है। और वो सारी चेन उल्टी हो जाती है। उल्टी का मतलब 0 डिग्री पे। अब के वो 0 हो जाएगा, ठीक है? 60 डिग्री पे वो a हो जाएगा। 90 डिग्री पे वो √2a हो जाएगा। चेन तुम्हें दिख रहा होगा उल्टी चल रही है बेटा जो है। 120 डिग्री पे √3a होगा। और 180 डिग्री पे अब वो 2a हो जाएगा। कोई भी एक एंगल सब्स्टिट्यूट करके देख लो। जैसे मैं ये वाला एंगल सब्स्टिट्यूट करके देख रहा हूँ, देखो। अगर मान लो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो तो इसका मतलब θ/2 की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी ना फिर? नहीं है? अगर थीटा 120 डिग्री है तो θ/2 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 तुम जानते हो √3/a होता है। क्यों? √3/2। तो जरा देखना √3a आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और इस केस में जो s वेक्टर होगा वो a वेक्टर और -b वेक्टर के बीच में पास होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ, अब के जो s वेक्टर होगा वो एग्जैक्टली सेंटर से पास होगा। लेकिन किस किस के सेंटर से बताओ? a वेक्टर और -b वेक्टर, इसके सेंटर से पास होगा। ये कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये होने को छोटा पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। √a² + b² - 2ab cos थीटा, या जो tan अल्फा का फॉर्मूला आता था
या जो tan बीटा का फॉर्मूला आता था उसमें जो थीटा है ना वो बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, ये ध्यान रखना। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। इट इज नॉट बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। कुछ समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बेटा, ये बताओ। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो भी फॉर्मूले हमने यहाँ पे मैंने लिखे हैं उस पर जो थीटा आएगा वो किस किस के बीच का एंगल है बताओ। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, ध्यान रखना। ये कह लो। अब चलते हैं तीसरी बात। ये बताओ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे रिजल्टेंट तो होता था ए प्लस बी, और जो एस होगा वो तुम्हें लग रहा है ए डिफरेंस बी होगा। बताओ, कुछ एंगल ले लेते हैं हम जो है। ये तो रिजल्टेंट तो होगा ए प्लस बी, और सब्ट्रैक्शन की वैल्यू ए डिफरेंस बी होगी। बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ जो है कॉस थीटा को 1 लिख लेना ना, दोनों फॉर्मूले में कॉस थीटा को 1 रख देना आप। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, यहां पे दोनों इक्वल होते हैं। फिर आर और एस वो दोनों इक्वल होंगे, और वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना। कॉस थीटा को 0 रख दोगे ना फिर यहाँ पे, क्यों? और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे उल्टा हो जाएगा, क्यों? अब जो आर होगा वो तो बनेगा ए डिफरेंस बी, और जो एस बनेगा वो ए प्लस बी बनेगा। बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा? ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं? बताओ, ये ध्यान रखना 0 डिग्री पे 90 डिग्री पे, ये कह लो जो है। अब चलते हैं 6 पॉइंट। एस थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। आर की वैल्यू तो डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस फ्रॉम, हाँ, ए प्लस बी टू ए डिफरेंस बी। लेकिन जो एस की वैल्यू होगी वो इंक्रीज करेगी फ्रॉम ए डिफरेंस बी टू ए प्लस बी। मेरे ख्याल से अपने आप समझ में आ रहे होंगे आई थिंक, क्यों? ये वाले पॉइंट्स अपने आप तुम्हें समझ में आते जा रहे होंगे ना, जो भी हमने पीछे पढ़ा है बेटा जो है, उनसे मेरे ख्याल से क्लियर होते जा रहे होंगे, क्यों? थीटा जैसे जैसे वो करोगे तो ये होगा, कह लो जो है। अब चलते हैं 7 पॉइंट। अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, और इसको मैंने ए बोल दिया था, तो फिर जो आर वेक्टर था वो फ्रॉम सेंटर ऑफ ए एंड बी पास होता था, और एस वेक्टर ये कहां से पास होता था बताओ? फ्रॉम सेंटर ऑफ, हाँ, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। एक एक चीज पे अपना दिमाग भी लगाते रहना बेटा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू है ध्यान से देखना बेटा, जो है आर की वैल्यू है वो 2a sin थीटा बाई 2 है।
और s की वैल्यू 2a cos थीटा बाई 2 है। अब मैं अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू लिखता जाता हूँ, बस हो गया। ये 0 डिग्री हो गया, 60 डिग्री आ गया, 90 डिग्री, हाँ उल्टा हो गया, सॉरी। टू ए कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। देखो इसकी वैल्यू 0 डिग्री पे 2a होती थी, ये √3a होती थी, ये √2a होती थी, और ये a होती थी, और ये 0 आती थी। अब ये उल्टा हो जाता है, क्यों? 0 a √2a √3a और 2a। बताओ यहां तक भी क्लियर है कि नहीं है? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है बेटा, बताओ जो है। ये हो गया, ठीक। अब चलते हैं 8th पॉइंट। एक ना पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको तुम अपनी डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हो बेटा जो है। ऑलवेज यूज इन डेली लाइफ। कोई नई चीज नहीं है, बताता हूं कैसे, देखो। एक बात बताओ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर है ना, है कि नहीं, बताओ। डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है, क्यों? और इसको मैं एस से दिखा रहा हूँ, राइट। इसको मैं एस से दिखा रहा हूँ, तो तुम करते तो हो, देखो जैसे ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर हो बेटा जो है, पहले तुम यहाँ डिस्प्लेस हुए, फिर यहाँ डिस्प्लेस हुए, ये सब वेक्टर चल रहे हैं, ध्यान रखना। फिर यहाँ डिस्प्लेस हुए, फिर यहाँ डिस्प्लेस हुए, फिर यहाँ डिस्प्लेस हुए। अब अगर मैं कहूँ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, बताओ जो है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, तो तुम सीधे सीधे इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हो या नहीं करते, बताओ। ये बताओ, इसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हो या नहीं करते बेटा जो है। तो बस हो गया, ये एस वेक्टर, ये डेली लाइफ में तुम यही तो करते हो, और क्या करते हो। तो ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, बस हो गया। रिधिमा बता, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये बता जो है। ये जैसे S1 वेक्टर है, ये S2 वेक्टर है, ये S3 वेक्टर है, ये S4 वेक्टर है, और ये S5 वेक्टर है। तो इसका मतलब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तुम सीधे सीधे ऐसे करते हो कि नहीं करते, बताओ जो है। S1 प्लस S2 प्लस एंड सो ऑन प्लस S5, बस हो गया। यही पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और कुछ नहीं। ये हो गया। इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, देखो। पहला देखना, हाँ, मैं केवल दो वेक्टर्स की बात करता हूँ, ए प्लस बी की बात करता हूँ, ए और बी की बात करता हूँ। वही फिर बाकी चीज में भी अप्लाई हो जाएगा ना।
और इनके मैं एडिशन की बात करता हूं, राइट। अब देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये बताओ, ये ए प्लस बी था ना, ये था, और ये था पैरेलेलोग्राम, ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसी को सिमिलर टाइप को मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो वेक्टर है ना, इसको उठा के यहां पे रख दूं। तो अब ये बताओ, ये ए प्लस बी बनेगा? ये बताओ, ये ए है, ये बी है, तो ये भी ए प्लस बी बना। एनडी बता बेटा जो है, ये बता दोनों सेम है कि नहीं, ये बता जो है, ये और ये। हाँ, ये बता, ये दोनों सेम है या नहीं, ये बता जो है, दोनों सेम है ना। तो चल तू ट्रायंगल लॉ कह दे रहा है, मैं उसको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह दे रहा हूँ, बस हो गया। तूने ट्रायंगल लॉ कह दिया, मैंने इसको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह दिया। क्यों? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये कह ले, बस हो गया। तो दोनों एक ही चीज तो है, ये कह ले बस। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या है। अब दूसरी बात सुनो, क्या है। इसमें ये बताओ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर था ना, ये S2 को भी काट रहा है, S4 को भी काट रहा है। दिख रहा होगा ना तुम्हें, रिजल्टेंट जो है S2 को काट रहा है और S4 को काट रहा है। तो इसका मतलब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर कोई वेक्टर कट भी हो रहा है तो उससे घबराना नहीं है तुम्हें, जो है। पॉइंट समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं बेटा मैं, जो है कि पॉलीगन लॉ में अगर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किसी को कट भी कर रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना, जो है। ठीक। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इन पॉलीगन लॉ, इन पॉलीगन लॉ, if resultant cuts any vector, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। एक पॉइंट और, अब आप ये बताओ कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं तो फिर रिजल्टेंट जीरो आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बेटा। जो है जहां से आप चले थे दोबारा से वहीं पहुंच गए, मान लो, जो है नहीं है, जहां से आप चले थे अगर दोबारा से वहीं पहुंच गए, तो बताओ कि नेट रिजल्टेंट जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो आप कह सकते हो इन पॉलीगन लॉ, इन पॉलीगन लॉ if initial and final points, initial and final points coincide, then net equal to जीरो। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे पॉइंट तुम्हें क्लियर होंगे कि पॉलीगन लॉ पहली बात तो क्या चीज होती है और उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उसको हम डेली लाइफ में यूज करते ही हैं, नहीं है। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग बात एक चीज बताता हूँ तुम्हें ना, फिजिक्स के बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है। जैसे केमिस्ट्री में तो तुम्हें दिखती नहीं है ना चीजें, तुम्हें हाइड्रोजन वगैरह तुम दिखते देख थोड़ी पाते हो बेटा, ये बताओ। नहीं, कई चीजें केमिस्ट्री हो गई या मैथ्स हो गई जो है वो कुछ नहीं कर पाते। फिजिक्स में क्या होता है, ज्यादातर चीजें हम देखते हैं जो है,
नहीं है। जैसे मान लो फ्रिक्शन है, हमें लगता है हाँ फ्रिक्शन है जो है, तो यहाँ पे हम उसका रीजन ढूंढ लेते हैं, बस हो गया जो है, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, नहीं है। फिजिक्स में डेली हमें दिखती है ना चीजें कि अरे यार ये चल रही है, गाड़ी चल रही है, मोशन हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, दिखती है जो है, तो उसके हम यहाँ पे फिजिक्स लॉज बना लेते हैं, बस हो गया, ये कह लीजिए। तो पॉलीगन लॉ तो हम बचपन से यूज करते हैं ना, अगर देखा जाए तो बहुत छोटी एज से हम यूज करते हैं पॉलीगन लॉ, बस वो ये हो गया। अब चलते हैं 9th पॉइंट। एक्चुअल में ना, अगर मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो फिर ये वाला जो वेक्टर होता है ना, ये वाला, ये वेक्टर ए माइनस बी आता है, ये ध्यान रखना। रीजन देखो कैसे। एक बात बताओ, ये वेक्टर माइनस बी रहा होता ना, और तुम्हें याद है हमने ए माइनस बी कैसे निकाला था बेटा जो है। हाँ समझ गए। ये देखो, ये ए माइनस बी ऐसे निकाला था कि नहीं निकाला था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ये बताओ जो है। ये वेक्टर ए माइनस बी निकाला था, क्यों ए माइनस बी निकाला था। अब जरा बताना तुम्हें, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बताओ। ये हो गया, ये कर लो। इसी टाइप से अगर मान लो मैं, ये ए है और ये बी है, ये वाला वेक्टर अगर देखूंगा तो ये वाला जो वेक्टर आएगा ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा, फिर ध्यान रखना। समझ गए ना, ये वाला वेक्टर अगर देखोगे तो ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी क्लियर होगा क्या है। अब चलते हैं 10th पॉइंट। ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अब इससे थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तुम्हें। अगर मैं ये वाला वेक्टर देखूं तो ये ए प्लस बी है, इसका मतलब आर वेक्टर है, ये हो गया। और अगर मैं ये वाला वेक्टर देखूं, कलर चेंज करता जा रहा हूं, ध्यान रखना, ये वाला वेक्टर देखूं तो ये ए माइनस बी है। और अगर मैं ये वाला वेक्टर देखूं तो ये बी माइनस ए है। और एक और बना देता हूं इसी में, अगर मैं ये वाला वेक्टर देखूं तो ये भी फिर ए प्लस बी है, क्यों। अब बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, बताओ जो है, इसमें सारे अलग अलग वेक्टर तुम्हें क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बताओ जो है। रिधिमा, निर्मल्या, एंडी, बता बेटा जो है। रिधिमा जरा देखना अच्छी तरीके से देख बेटा जो है, सारे वेक्टर क्लियर हैं कि नहीं है, ए प्लस बी कौन कौन से हैं, ए माइनस बी कौन सा है, रेड वाला। एक बात बता, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद कर बेटा जो है। अरे सॉरी 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 सॉरी, सॉरी। अब बता, अब ठीक है।
अब बताओ ठीक है ना, अब तो सही है। a प्लस बी कौन सा है, a माइनस बी कौन सा है, b माइनस ए कौन सा है, b कौन सा है, एंड सो ऑन कह लो। तो फिर चल इतना कर दिया तो उसको भी कर ही लेते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर ऊपर वाले को क्या छोड़ना। तो अगर मैं ये वाला वेक्टर कहूं तो फिर ये वाला कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये फिर ए वेक्टर हो जाएगा, बस हो गया, ये कह इतना हो गया। अब चलते हैं 11th पॉइंट पे। अब थोड़ा दूसरे तरीके से लिख लेता हूं। ये मान लो a है, ये b है, तो एक तरीके से ये r है और ये s है। बताओ क्लियर है या नहीं है। और ये एंगल थीटा है। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बताओ जो है, राइट। अब जो r है वो डायगोनल 1 है एक तरीके से, और जो s है वो डायगोनल 2 है। क्यों नहीं बताओ, दो डायगोनल है ना इसके पैराग्राम के, दो डायगोनल हैं, तो आप कह सकते हो डायगोनल 1 कितना है, बताओ जो है, डायगोनल 1 r के इक्वल है, और वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है। क्यों, और जो डायगोनल 2 है वो s है, और वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा है। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बेटा जो है, पैराग्राम का एक डायगोनल होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और पैराग्राम का दूसरा डायगोनल होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्यों माइनस 2ab कॉस थीटा, तो क्या दोनों डायगोनल इक्वल हैं, ये बताओ, क्या दोनों डायगोनल इक्वल हैं, नहीं है ना। d1 इज नॉट इक्वल टू d2। एक केस में दोनों इक्वल हैं, बताओ कब, ये बताओ, एक केस में दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, बताओ कब, जब थीटा 90 डिग्री होगा। हाँ ये ध्यान रखना, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 इक्वल होंगे, या r और s इक्वल होंगे, और वो बाय द वे कितने होंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होंगे। क्यों, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आई बात या नहीं आई बेटा, ये बताओ, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि पैराग्राम के दो डायगोनल्स एक्चुअल में क्या होते हैं, एक होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दूसरा डायगोनल होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो इन जनरल दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। क्यों, दोनों डायगोनल्स एक केस में इक्वल होते हैं जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री के इक्वल होती है, ये कह लो, और वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये तुम्हारा था कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब चीजों को अच्छी तरीके से देख लेना बेटा, जब इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, समझ गए ना। एक बन रहा है 2a cos थीटा बाई 2, एक बन रहा है 2a sin थीटा बाई 2, और इक्वल मैग्नीट्यूड में जो r वेक्टर है वो a प्लस ए और b के सेंटर से जा रहा है, और जो s वेक्टर है वो a और माइनस b के सेंटर से जा रहा है। तो वो सारी चीजें ध्यान रखना। और इस फॉर्मूले में जो भी मैंने फॉर्मूले पढ़े इसमें थीटा क्या था, थीटा a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल था, वो a वेक्टर और माइनस b के वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, ध्यान रखना जो है, समझ गए ना। इसमें जो थीटा है वो a और माइनस b के बीच का एंगल नहीं है, बल्कि किसके बीच का एंगल है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी तुम्हें, ये कहें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये इनफाइनाइट थोड़ी है, लिमिटेड है ना। भाई कितना तुम काउंट कर लो, फोर्स, मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा, कितनी होंगी? 40, 50, 60? क्यों नहीं होता? फिजिकल क्वांटिटीज लिमिटेड है कि नहीं? बताओ, जो है इनफाइनाइट थोड़ी है बेटा, जो है लिमिटेड हो गई। अब उनमें से भी जो वेक्टर्स होंगे वो फिर और ज्यादा लिमिटेड हो जाएंगे। क्यों? और लिमिटेड हो गए। भाई टोटल मान लो, सपोज करो 50 क्वांटिटीज है, तो उसमें से वेक्टर्स पता लगा 20-25 बचे, ये कह लो जो है। अब उसमें से भी दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वो फिर और भी लिमिटेड हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बेटा, क्या कह रहा हूं मैं? जो है फिजिकल क्वांटिटीज लिमिटेड है, उसमें से वेक्टर्स और भी कम हो गए, उसमें प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वो और भी लिमिटेड हो गए। अच्छा तुम मेरे से कह सकते हो कि सर क्यों लिमिटेड है, हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है जो है, ठीक है। लेकिन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके कोई रेलेवेंट जो क्वांटिटी बनेगी वो तो लिमिटेड होगी ना। ये ध्यान से देखो बेटा, जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स उससे जो रेलेवेंट क्वांटिटी मिलेगी, रेलेवेंट क्वांटिटी, वो तो लिमिटेड होंगी ना, ये कह रहा हूं मैं। अब जैसे तुम मेरे से कह दो कि चलो सर मैं फोर्स वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूं एक्सेलरेशन वेक्टर से, कर लो, तुम्हारा क्या मर्जी है तुम्हारी जो है, लेकिन कोई रेलेवेंट क्वांटिटी नहीं मिलेगी। नो रेलेवेंट क्वांटिटी। कुछ समझ में आया या नहीं आया, क्या कह रहा हूं बेटा जो है? गोपी, तेरे बात समझ में आई नहीं? क्या आई? फोर्स और एक्सेलरेशन दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तू कहता मेरे मर्जी है, मेरा क्या जो है, मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, कर दे, तू मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन उससे कोई रेलेवेंट क्वांटिटी नहीं मिलेगी। ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो रेलेवेंट क्वांटिटी है वो बहुत लिमिटेड होती है, और वो हम जानते हैं एक्चुअल में कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं, वो हम जानते हैं। वी नो, उनको हम जानते हैं कि किससे रेलेवेंट क्वांटिटीज आती है, और जो निकल के आती हैं उनमें से कुछ तो स्केलर होती हैं और कुछ वेक्टर्स होती हैं। इसलिए हमने फिर दो टाइप के प्रोडक्ट कर दिए जो है, देयरफॉर टू प्रोडक्ट्स। हाँ, अब समझ में आ गया। तुम मेरे से कह सकते थे ना कि सर ऐसा क्यों किया हमने, ये सब इसलिए किया, ये सारे जमाल इसलिए किया है बेटा जो है। तो फाइनली वो कर दे रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटीज लिमिटेड, उसमें से वेक्टर क्वांटिटीज और भी लिमिटेड, उसमें से दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके
रेलेवेंट क्वांटिटी जो बनेगी वो और भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और वो सारे के सारे हम जानते हैं, ऑलरेडी पहले से जानते हैं, और जो रिजल्टेंट निकल के आता है उनमें से कुछ क्वांटिटीज स्केलर हैं और कुछ क्वांटिटीज वेक्टर्स हैं। तो अकॉर्डिंगली हमने क्या कर दिया, दो टाइप के प्रोडक्ट कर दिए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। बताओ यहां तक कोई बैकग्राउंड में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बताओ, इसमें बताओ बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? ये बताओ जो है, बैकग्राउंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कि क्यों किया हमने जो है, ये सारे चीज हमने क्यों की बेटा जो है। तो अब सबसे पहले हम चल रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहली बात, सिंपल सा तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इतना तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, क्यों? अब ये बताओ, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, लेकिन ये स्केलर। तो इस टाइप की सिचुएशन में स्केलर या डॉट प्रोडक्ट आता है। बस हो गया। देखो वेक्टर इनटू वेक्टर क्या बन रहा है बताओ, स्केलर बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताओ बेटा जो है, वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताओ जो है। सो इन दीज सिचुएशंस, in these situations, scalar product is used। एक तो ये बात आ गई, ठीक। दूसरी बात, अब ये बताओ कि जो भी रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर बनेगा, और तुम्हें याद है मैंने पहले कभी बताया था बेटा जो है, स्केलर जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है ना। बताया था कि नहीं बताया था? बताओ स्केलर क्या हो सकता है बेटा? जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्यों? ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब एक सिंपल सी बात ये है ना कि जैसे चार्ज तुम देख लो, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है ना? नहीं है, चार्ज स्केलर होती है कि नहीं होती है? बताओ जो है। अब न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। क्यों? स्केलर की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, और माइनस भी हो सकती है। चार्ज उसका बेस्ट एग्जांपल है। क्यों? तो केवल तुम्हें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। अब चलते हैं तीसरी बात। हाँ, लेकिन जो भी हो, है ना, और यह मैंने तुमसे कई बार ये कहा था ना कि यहाँ पे प्लस या माइनस कई बार इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, ज्यादा वैल्यू और कम वैल्यू उसको भी करता है। क्यों एनडी? ये भी बताया था ना, हायर या लोअर वैल्यू, और या फिर ये बताया था कि अपोजिट नेचर जो है, ये दो चीजें बताई थी जो है। ये तो समझ में आ गया ना, मतलब तीनों चीज पॉसिबल है ना, जीरो भी पॉसिबल है, प्लस भी पॉसिबल है, माइनस भी पॉसिबल है। ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी से दिखाते हैं। बस हो गया, ए डॉट बी से दिखाते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो ए बी कॉस थीटा होती है। बस हो गया। ये कह रहे हैं। अब देख इंटरेस्टिंग बात देख, गोपी तू भी याद रखेगा बेटा, किस रईस से पाला पड़ा था। ये बता कि इसमें जो ए है वो तो प्लस ही होगा, जब तक कि वो नल वेक्टर ना हो। नहीं है, नल वेक्टर को छोड़ दो, नल वेक्टर की बात नहीं करूंगा, ठीक है। ए हमेशा प्लस ही होगा, बी भी हमेशा प्लस होगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है ना, है कि नहीं? बता, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। अब ये बता कि जो कॉस थीटा है
ध्यान से देखना, अगर वो 0 डिग्री से 90 डिग्री है तो फिर cos थीटा की वैल्यू प्लस आएगी, क्यों? समझ में आ गया? और अगर थीटा 90 डिग्री है तो फिर इसकी वैल्यू 0 आएगी। और अगर थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री है, हाँ, तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा? बताओ जो है, क्लियर है कि नहीं है जो है? तो यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, जरा देखो, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि अगर A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो फिर जो A डॉट B होगा वो 0 आएगा। हाँ, ध्यान रखना बेटा जो है, अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो फिर A डॉट B, हाँ, वो पॉजिटिव में आएगा। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो फिर जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव में आएगा। बताओ किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा जो है। मैंने तुम्हें बताया कि डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बनेगी वो स्केलर बनेगी। स्केलर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। अब उसकी जो वैल्यू थी वो ए बी कॉस थीटा थी, उसमें ए प्लस है, बी प्लस है, कॉस थीटा, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि थीटा की वैल्यू कितनी है। 90 डिग्री पे ये वैल्यू जीरो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, एक्यूट एंगल पे ये वैल्यू पॉजिटिव तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूज एंगल पे ये वैल्यू नेगेटिव तो इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा, यहां तक डॉट प्रोडक्ट में किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नहीं है ना? ठीक, अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो इतना जल्दी नहीं होगा जितना डॉट प्रोडक्ट तुम सोच रहे हो। गोपी सोच रहा होगा बस जैसे डॉट प्रोडक्ट हुआ वैसे ही 2 मिनट में क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। गोपी यही सोच रहा था, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी जो है। तो ऐसा नहीं होगा बेटा जो है। अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, सबसे पहली बात, अभी तुम कोई फॉर्मूला नहीं जानते हो जिसमें दो वेक्टर मिलके एक वेक्टर बनते हैं, अभी नहीं, तुम नहीं जानते हो, ठीक है? तो अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ फॉर्मूला, थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे को रिमाइंड करने दो, अगर तुम्हें कोई फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो। हाँ, अभी नहीं जानते हो, नहीं तो जैसे वहां पे मैंने लिख दिया था ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू इक्वल टू वर्क लिख दिया था बेटा जो है। तो वहां पे तो तुम्हें समझ में आ गया था कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, कोई फॉर्मूला तुम नहीं जानते हो जो है, ठीक है? अभी नहीं जानते तो अभी छोड़ देता हूँ उसको। सबसे पहली बात, यहां से जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी, क्यों? इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगी, क्यों?
ये तो होगा ना, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, उसका मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी बनेगी। अब चलते हैं दूसरी बात। अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है वो ए बी साइन थीटा हो जाता है। वहां पे ए बी कॉस थीटा था और यहां पे वो ए बी साइन थीटा हो गया। अब सुनो इंटरेस्टिंग बात, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है बताओ, ये मैग्नीट्यूड और वेक्टर ये दोनों प्लस हो गए, लेकिन जो साइन थीटा है इसको ध्यान से देखना बेटा, नहीं इसमें भी इंटरेस्टिंग बात है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री पे ये वैल्यू 0 आएगी। हाँ, और बाकी कोई भी एंगल पे, एनी अदर एंगल, एनी अदर एंगल, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो या तो 0 आएगा या प्लस आएगा। और बताओ ऐसा ही होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ये बताओ बेटा, ये बताओ, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ये बताओ जो है। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ जो है। हाँ, ये क्यों हो रहा है जो है बताओ जो है। बिकॉज ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, क्यों, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो या तो प्लस होता है और या फिर 0 होता है। क्यों नहीं है? इसका रीजन क्या हो गया बताओ जो है। इसका रीजन ये हो गया कि ए क्रॉस बी, रिधिमा तेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ये बता। बिल्कुल ऑनेस्टली बता ना। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज आइदर 0 और पॉजिटिव। ये मैं तुम्हें पहले बता भी चुका हूं, क्यों याद है ना, पहले बता चुका हूं कि किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो या तो 0 होता है या फिर क्या होता है, प्लस होता है। तो वही बात जस्टिफाई भी हो रही है ना, जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात जस्टिफाई भी होनी चाहिए ना। नहीं तो तुम बाहर कह दोगे सर ऐसी हवा में मार देते हैं, कुछ भी कह देते हैं जो है, और आगे चल के फिर जो है वो बात होती नहीं जस्टिफाई। ठीक है, पहले ऐसे ही कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, और आगे कुछ बात उनकी बनती नहीं है जो है, तो ये जस्टिफाई भी हो गई होगी जो है। ठीक, अब दूसरी बात सुनो, तीसरी बात। अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, इसका मतलब वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आएगा वो 0 आ रहा था, नहीं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ जो है। ठीक, और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आता है वो एक नल वेक्टर होता है ना। ये तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आता है वो एक नल वेक्टर होता है कि नहीं होता बताओ जो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए क्रॉस बी
ये मेरे ख्याल से लास्ट टाइम बताया था ना मैंने, इज ए नल वेक्टर। क्यों? ये कह लो बस। फिगर बना दे रहा हूं, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब बताओ, सबसे पहली फिगर में कुछ चीज जीरो होगी, बताओ क्या? सबसे पहली फिगर में कुछ चीज जीरो होगी, क्या बताओ बेटा जो है? ए डॉट बी, वो जीरो होगा। दूसरी और तीसरी फिगर में क्या होगा जरा बताओ? दूसरी और तीसरी फिगर में क्या होगा जरा बताओ? सेकंड और थर्ड फिगर में क्या होगा बेटा जो है? हाँ, इन दोनों फिगर्स में सही स्टेटमेंट अगर देखोगे तो इन दोनों फिगर्स में क्या होगा? सबसे पहली बात तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो जीरो आएगा। इसका मतलब जो ए क्रॉस बी होगा वो एक नल वेक्टर बनेगा, ये कह लो। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्यों नहीं है बताओ? ये क्या बनेगा? एक नल वेक्टर बनेगा। ये आ गया। अब समझ में आ गई? बात नहीं आई? क्लियर हो गया? ठीक। अब चलते हैं डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये एक तरीके से दो लाइंस हैं या नहीं है? भाई ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया। अब ये बताओ, ये दो लाइंस हैं या नहीं है? एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात, ये सब अभी यूज करूंगा बेटा, ये ध्यान रखना। दो पॉइंट्स से एक लाइन बनती है, और दो लाइंस से एक प्लेन बनता है जो है। हाँ, समझ में आ गया? ये सब अभी यूज करूंगा, ध्यान रखना। दो पॉइंट से एक लाइन बनती है और दो लाइन से क्या बनता है? एक प्लेन बनता है बेटा जी। तीसरी बात, ये बताओ कि ये जितने भी वेक्टर्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारे के सारे हमारे प्लेन ऑफ पेपर में है कि नहीं, बताओ? ये बताओ, ये जितने भी वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये सारे के सारे वेक्टर्स हमारे प्लेन ऑफ पेपर में है कि नहीं है? ठीक। ऑल दीज वेक्टर्स, all these vectors are lying in our plane of paper। अब चौथी बात, अब ये बताओ कि प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शंस में डिफाइन कर सकता हूं, ये आगे भी चलेंगे, यहां ध्यान रखना बेटा जो है। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर,
हाँ, टू डायरेक्शंस आर पॉसिबल। टू डायरेक्शंस कैन एग्जिस्ट। पहला, नहीं वो अभी सब आएगा, चिंता मत कर, अभी आएगा उज्जवल। पहला, एक तो इनवर्स, और इनवर्स को मैं आगे से ना क्रॉस से दिखाऊंगा, ध्यान रखना बेटा जो है। तो परपेंडिकुलर टू पेपर इनवर्स का मतलब हो गया क्रॉस, और एक हो गया आउटवर्ड्स। इसको मैं डॉट से दिखाऊंगा। हाँ, ये दोनों डायरेक्शन समझ में आई कि नहीं आई बताओ जो है। अगर कहीं पे मैं क्रॉस दिखाता हूं तो इसका मतलब वो है कि परपेंडिकुलर टू पेपर इनवर्ड्स, और अगर मैं डॉट दिखाता हूं तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू पेपर आउटवर्ड्स। ठीक, अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। अब तुम कहोगे ना सर तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बता रहे थे, ये कहाँ आ गए जो है, डॉट और क्रॉस में क्या आ गए। अब जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा, it is perpendicular to both A vector and B vector। लेकिन मैंने तुमसे कहा A वेक्टर और B वेक्टर से we can make a plane। therefore A cross B is perpendicular to that plane। अब बताओ ये कुछ समझ में आई बात नहीं आई? बताओ बेटा। ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और मैंने अभी तुम्हें बताया ए वेक्टर और बी वेक्टर दो लाइन है ना एक्चुअल में। अगर आप देखोगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो लाइन है या नहीं है बताओ बेटा जो है, ये अल्टीमेटली दो लाइन है। और मैंने तुम्हें ये बताया था कि दो लाइन से एक प्लेन बन सकता है। तो अगर मैं ये कह दूं कि ए क्रॉस बी वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो बताओ ये स्टेटमेंट कहीं पे कोई तुम्हें गलत लग रहा है? ये बताओ बेटा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा। एंडी तू बता बेटा। मतलब ये काफी हद तक वो हो गया ना, जैसे देख तू सुन क्या कहूं, मतलब ऐसे समझ ले कि मैं कह दूं कि कोई बच्चा जो होता है वो हस्बैंड का भी बच्चा होता है और वाइफ का भी बच्चा होता है, लेकिन हस्बैंड और वाइफ मिलके पेरेंट्स हो जाते हैं जो है, नहीं है, वो दोनों मिलके पेरेंट्स हो जाते हैं। तो कोई बच्चा पेरेंट्स का बच्चा होता है जो है। तो ये बात समझ में आई एंडी, तेरे समझ में आई कि नहीं आई बता बेटा जो है। क्यों? तो वही चीज यहां पर है कि ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर होना है, ए बी और बी के, और ए और बी दो लाइन है, उनसे एक प्लेन बनेगा। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन होगा। अब चलते हैं सिक्स पॉइंट। अब ये बताओ कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे प्लेन ऑफ पेपर में है, आर लाइंग इन प्लेन ऑफ पेपर, तो इनसे जो प्लेन बनेगा
वो प्लेन ऑफ पेपर ही बनेगा। तो इसका मतलब जो A क्रॉस B होगा इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। और मैंने तुमसे कहा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर दो डायरेक्शंस पॉसिबल है, या तो क्रॉस और या डॉट। बताओ ये समझ में आई बात या नहीं आई बेटा? बताओ कि अगर ए और बी हमारे प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहे हैं तो उनसे जो प्लेन बनेगा वो प्लेन ऑफ पेपर बनेगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर होगा। और प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं, क्रॉस या डॉट। तो इसका मतलब क्रॉस या फिर डॉट होगा। अब वो क्रॉस होगा या डॉट होगा? वो क्रॉस होगा या डॉट होगा? वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हाँ वो बताऊंगा। बाकी चलो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट। बाय बेटा। कल करता हूँ गोपी, कल डिस्कस करते हैं इसको। ठीक, कल डिस्कस करते हैं।